नमस्कार। चलिए फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी की अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। आज हम डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 13, जिसका नाम है बायोलॉजिकल्स। इस चैप्टर में हम आराम से समझेंगे कि आखिर ये बायोलॉजिकल एजेंट्स होते क्या हैं, कितने तरह के होते हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, सब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक की गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये बायोलॉजिकल्स आखिर हैं क्या? आइए इसकी डेफिनेशन को आराम से समझते हैं। पहला पॉइंट देखिए, बायोलॉजिकल्स ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिक्स रिफर टू मेडिकल प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर डेरिवेटिव्स। इस लाइन का सीधा सा मतलब ये है कि बायोलॉजिकल्स, जिन्हें बायोलॉजिक्स भी कहते हैं, ऐसे मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें जीवित चीजों से, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके हिस्सों से बनाया जाता है। They are grown and then purified from large-scale cell cultures of bacteria, yeast, plant और animal cells. तो ये बनते कैसे हैं? इन्हें सीधे लैब में केमिकल से नहीं बनाते, बल्कि इन्हें बैक्टीरिया, यीस्ट, पौधों या जानवरों के सेल्स को बहुत बड़ी मात्रा में कल्चर करके, यानी एक तरह से उगाकर तैयार किया जाता है, और फिर उस कल्चर में से इन्हें साफ करके यानी प्योरीफाई करके निकाला जाता है। Biologicals are a diverse group of medicines which includes vaccines, growth factors, immune modulators, monoclonal antibodies, as well as products derived from human blood and plasma. अब ये पॉइंट हमें बताता है कि बायोलॉजिकल्स कोई एक तरह की दवाई नहीं है, बल्कि ये दवाइयों का एक पूरा परिवार है। इसमें वैक्सीन्स आती हैं, ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, इम्यून मॉड्यूलेटर्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और यहाँ तक कि जो प्रोडक्ट्स इंसानी खून और प्लाज्मा से बनते हैं, वो सब बायोलॉजिकल्स ही कहलाते हैं। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये दूसरी आम दवाइयों से अलग कैसे हैं? देखिए, बायोलॉजिकल्स जनरली प्रोटीन्स प्योरिफाइड फ्रॉम लिविंग कल्चर सिस्टम्स और फ्रॉम ब्लड, यानी बायोलॉजिकल्स आमतौर पर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें जीवित कल्चर सिस्टम्स या खून से शुद्ध करके निकाला जाता है। अदर मेडिसिन्स कंसिडर्ड स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आर आइदर मेड सिंथेटिकली और प्योरिफाइड फ्रॉम प्लांट्स, जबकि जो दूसरी आम दवाइयां हैं उन्हें स्मॉल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें या तो केमिकली लैब में बनाया जाता है या फिर पौधों से निकाला जाता है। और ये आखिरी पॉइंट इनके बीच के सबसे बड़े अंतर को साफ करता है। दे डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स इन देयर कम्प्लेक्सिटी एंड द मैनर इन विच दे एक्ट ऑन द बॉडी। इसको आसान भाषा में समझें तो बायोलॉजिकल्स अपनी बनावट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होते हैं, और उनके शरीर पर काम करने का तरीका भी हमारी आम स्मॉल मॉलिक्यूल दवाइयों से बिल्कुल अलग होता है। ओके, अब जब हमने समझ लिया है कि बायोलॉजिकल्स क्या हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये आते कहाँ से हैं, इनके सोर्सेज क्या क्या हैं। मैमेलियन सेल कल्चर, पहला सोर्स है स्तनधारी जीव यानी मैमल्स के सेल्स का कल्चर। ह्यूमंस, दूसरा सोर्स हम इंसान खुद हैं, जैसे ब्लड प्रोडक्ट्स हमसे ही मिलते हैं। एवियन सेल कल्चर, तीसरा है पक्षियों के सेल से बनाया गया कल्चर। माइस, चूहों का इस्तेमाल करके भी कई सारे बायोलॉजिकल्स बनाए जाते हैं। ट्रांसजेनिक्स, ये एक बहुत खास सोर्स है। ट्रांसजेनिक्स का मतलब होता है ऐसे जीव जिनके डीएनए में वैज्ञानिक तरीके से बदलाव किया गया हो ताकि वो हमारे काम का प्रोटीन बना सकें। इंसेक्ट सेल कल्चर, और आखिरी सोर्स है कीड़े मकोड़ों के सेल्स का कल्चर। अब देखिए, इतने सारे सोर्सेज को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए यहाँ एक शानदार स्टडी टिप है जो एग्जाम में आपके बहुत काम आएगी। स्टडी टिप, रिमेंबर मैथ हिम। इन सभी सोर्सेज को याद रखने के लिए आपको बस एक छोटा सा शब्द याद रखना है, मैथिम। एम से हो गया माइस चूहे, ए से हो गया एवियन पक्षी, टी से ट्रांसजेनिक्स, एच से ह्यूमंस इंसान, आई से इंसेक्ट्स कीड़े, और आखिरी एम से ममेलियन स्तनधारी जीव। ये निमोनिक एग्जाम में आपको सारे सोर्सेज एकदम आसानी से लिखने में हेल्प करेगा। चलिए अब इन बायोलॉजिकल्स के प्रोडक्शन प्रोसेस यानी बनाने की प्रक्रिया के पहले 3 स्टेप्स को समझते हैं। ये फ्लोचार्ट हमें स्टेप बाय स्टेप बताएगा। स्टेप 1, डेवलप होस्ट। सबसे पहला कदम है होस्ट को तैयार करना। A host cell is developed by isolating the DNA sequence that codes for the desired protein. इसमें क्या होता है कि साइंटिस्ट्स उस डीएनए के टुकड़े को अलग करते हैं जो हमारे जरूरी प्रोटीन को बनाता है, फिर उसे एक होस्ट सेल जैसे कि बैक्टीरिया में डाल देते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे डीएनए को होस्ट सेल के अंदर भेजा जा रहा है। स्टेप 2, एस्टैब्लिश अ सेल बैंक। दूसरा कदम है एक सेल बैंक बनाना। A cell bank is then established using elaborate cell screening and selection process. इसके बाद जो सेल्स हमने तैयार की हैं, उनमें से सबसे अच्छी क्वालिटी की सेल्स को जांचा जाता है, सिलेक्ट किया जाता है और उन्हें स्टोर कर लिया जाता है।
इसे ही सेल बैंक कहते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आगे के प्रोडक्शन के लिए हमारे पास एक जैसी क्वालिटी का सोर्स बना रहे। स्टेप 3, प्रोटीन प्रोडक्शन सिस्टम। तीसरा कदम है प्रोटीन का उत्पादन शुरू करना। The engineered cells are then cultured on a large scale under growth conditions to optimize cellular production. अब इन engineered cells को एक बायोरिएक्टर में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। वहां उन्हें ऐसा माहौल दिया जाता है जिससे वे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारा जरूरी प्रोटीन बना सके। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि प्रोटीन कैसे प्रोड्यूस होता है। चलिए अब उसके आगे के आखिरी 3 स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 4, प्योरिफिकेशन। चौथा कदम है शुद्धिकरण यानी साफ सफाई। Fractions containing the desired protein are harvested and isolated and the undesired proteins and impurities are separated. इस स्टेप में जो प्रोटीन बनाया गया है उसे इकट्ठा करके उसमें से सारी गैर जरूरी चीजें जैसे इम्प्योरिटीज और दूसरे प्रोटीन्स को अलग कर दिया जाता है। जैसा आप इस फिल्ट्रेशन के डायग्राम में देख रहे हैं, यह वही प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है। स्टेप 5, एनालिसिस। इसके बाद आता है 5वां कदम यानी विश्लेषण। Protein molecules are analyzed for uniformity in terms of structure, character and potency. यहाँ पर साफ किए गए प्रोटीन की क्वालिटी चेक की जाती है। यह पक्का किया जाता है कि हर मॉलिक्यूल अपनी बनावट में, अपने गुण में और अपनी ताकत में बिल्कुल एक जैसा हो। यह एक बहुत ज़रूरी क्वालिटी कंट्रोल का स्टेप है। स्टेप 6, फॉर्मुलेशन। और सबसे आखिरी कदम है फॉर्मुलेशन। थेरेप्यूटिक प्रोटीन इज देन फॉर्मुलेटेड। अंत में इस साफ और जांचे हुए प्रोटीन को दवाई का रूप दिया जाता है, जैसे कि एक इंजेक्शन या एक वायल, जिससे मरीज को आसानी से दिया जा सके। जैसा कि हमने बात की, बायोलॉजिकल्स एक बहुत बड़ा परिवार है। आइए इसके कुछ खास प्रकार के बारे में जानते हैं। देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स इंक्लूडिंग, इसके कई अलग अलग प्रकार हैं। चलिए देखते हैं। 1. प्रोटीन्स। एग्जाम्पल्स इंक्लूड इंसुलिन फॉर डायबिटीज एंड इरिथ्रोपोइटिन फॉर अनीमिया। पहला प्रकार है प्रोटीन्स। इसका सबसे आम उदाहरण है इंसुलिन, जो डायबिटीज के लिए इस्तेमाल होता है, और इरिथ्रोपोइटिन, जो खून की कमी यानी अनीमिया के इलाज में काम आता है। 2. वैक्सीन्स। दीज आर यूज्ड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। दूसरा प्रकार है वैक्सीन्स, जिससे हम सभी अच्छे से वाकिफ हैं। इनका इस्तेमाल संक्रामक बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए किया जाता है। 3. Gene therapies. These involve the introduction of a functional gene into a patient's cells to treat genetic disorders. तीसरा है जीन थेरेपीज। ये एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है। इसमें किसी जेनेटिक बीमारी को ठीक करने के लिए मरीज के सेल्स के अंदर एक ठीक काम करने वाला जीन डाला जाता है। 4. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। These are laboratory-made molecules that mimic the immune system's ability to fight off harmful substances. और चौथा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये क्या है? ये लेबोरेटरी में बनाए गए खास मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम की नकल करते हैं और शरीर को हानिकारक चीजों से लड़ने में मदद करते हैं। चलिए बायोलॉजिकल्स के कुछ और प्रकार देखते हैं। 5. सेल थेरेपीज। These involve the transplantation of living cells into a patient's body to treat diseases or conditions. 5वां प्रकार है सेल थेरेपी। इसमें बीमारियों के इलाज के लिए मरीज के शरीर में जीवित सेल्स डाले जाते हैं। इसका एक बहुत मशहूर उदाहरण है स्टेम सेल थेरेपी। 6. टॉक्सॉइड्स। These are toxins that have been made harmless and used as vaccines against certain bacterial diseases. आगे हैं टॉक्सॉइड्स। ये बेसिकली विषैले पदार्थ यानी टॉक्सिन्स होते हैं, जिन्हें इस तरह से बदल दिया जाता है कि वो हानिकारक ना रहें। इनका इस्तेमाल वैक्सीन के रूप में होता है, जैसे कि टेटनस का टीका एक टॉक्सॉइड ही है। 7. फ्यूजन प्रोटीन्स। These are made by combining 2 different proteins to treat diseases such as arthritis and cancer. 7वां प्रकार है फ्यूजन प्रोटीन्स। ये 2 अलग-अलग प्रोटीन्स को जोड़कर बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल गठिया यानी आर्थराइटिस और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में होता है। 8. Recombinant DNA products. These are produced using genetic engineering techniques and used to treat a range of conditions, including hemophilia and growth hormone deficiencies. और 8वां प्रकार है recombinant DNA products. इन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से बनाया जाता है। इनका इस्तेमाल हीमोफीलिया या ग्रोथ हार्मोन की कमी जैसी परेशानियों के इलाज के लिए किया जाता है। तो अब हमने टाइप्स देख लिए। चलिए अब देखते हैं कि इन अलग-अलग बायोलॉजिकल्स का इस्तेमाल किन बीमारियों में होता है। इन्हें हम इंडिकेशंस कहते हैं। 1. Cancer. Monoclonal antibodies such as trastuzumab, Herceptin are used to treat breast cancer. सबसे पहले कैंसर के इलाज में यहाँ पर
ट्रेस्टोजोमाब, जिसका ब्रांड नाम हर्सेप्टिन है, जैसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। सेल थेरेपी सच एज काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल CAR T थेरेपी आर यूज्ड टू ट्रीट सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर्स। इसी तरह CAR T थेरेपी जैसी सेल थेरेपीज का इस्तेमाल कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर से लड़ने के लिए किया जाता है। 2. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। दूसरा बड़ा इस्तेमाल है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में। ये वो बीमारियां हैं जिनमें हमारा इम्यून सिस्टम गलती से हमारी ही शरीर के सेल्स पर हमला करने लगता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज सच एज एडिल्यूमोमाब, ह्यूमेरा आर यूज्ड टू ट्रीट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके इलाज के लिए एडिल्यूमोमाब, जिसका ब्रांड नाम ह्यूमेरा है, जैसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का इस्तेमाल रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया में होता है। फ्यूजन प्रोटीन सच एज एटेनरसेप्ट एम्ब्रेल आर यूज्ड टू ट्रीट सोरियाटिक आर्थराइटिस एंड एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और एटेनरसेप्ट, जिसका ब्रांड नाम एम्ब्रेल है, जैसे फ्यूजन प्रोटीन्स का इस्तेमाल सोरियाटिक आर्थराइटिस जैसी बीमारियों में किया जाता है। बायोलॉजिकल्स संक्रामक रोगों यानी इन्फेक्शियस डिजीजेस से लड़ने में भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। 3. Infectious diseases. Vaccines such as HPV vaccine and influenza vaccine are used to prevent the spread of the respective diseases. एक तरफ तो HPV और इन्फ्लुएंजा जैसी वैक्सीन्स हैं जो इन बीमारियों को होने से ही रोक देती हैं, और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फ्लिक्सीमैब, जिसका ब्रांड नाम रेमिकेड है, जैसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हेपेटाइटिस B और C जैसे वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में मदद करती हैं। 4. हार्मोनल डेफिशिएंसीज। चौथा इंडिकेशन है हार्मोनल डेफिशिएंसीज, यानी जब शरीर में किसी हार्मोन की कमी हो जाती है। Recombinant DNA products such as human growth hormone HGH are used to treat growth hormone deficiency. Recombinant DNA products जैसे कि human growth hormone HGH का इस्तेमाल ग्रोथ हार्मोन की कमी के इलाज के लिए किया जाता है। और इंसुलिन, जिसे हम सब जानते हैं, डायबिटीज यानी मधुमेह के इलाज के लिए जरूरी है। ये भी एक हार्मोनल कमी से जुड़ी बीमारी है। बायोलॉजिकल्स का उपयोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी आनुवांशिक बीमारियों के इलाज में भी होता है। 5. Genetic disorders. Gene therapies, such as lentiviral vector gene therapy, are used to treat severe combined immunodeficiency. जीन थेरेपीज का इस्तेमाल सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशिएंसी जैसी गंभीर आनुवांशिक बीमारियों के इलाज में किया जाता है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। Stem cell transplantation is used to treat genetic blood disorders such as sickle cell anemia. वहीं स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन सिकल सेल एनीमिया जैसे खून से जुड़े जेनेटिक विकारों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आया है। 6. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इनके अलावा ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी दिमाग और नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों में भी कारगर हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज सच एज ओक्रेलिजुमैब, ओक्रेविस आर यूज्ड टू ट्रीट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जैसे कि ओक्रेलिजुमैब, जिसका ब्रांड नाम ओक्रेविस है, ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जिसका इस्तेमाल मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी जटिल न्यूरोलॉजिकल बीमारी को कंट्रोल करने में मदद करता है। आखिर में चलिए 2 और इंडिकेशंस देखते हैं जहां बायोलॉजिकल्स काम आते हैं। 7. Inflammatory disorders. Fusion proteins such as infliximab Remicade are used to treat inflammatory bowel diseases such as Crohn's disease and ulcerative colitis. Infliximab, जिसका ब्रांड नाम Remicade है, जैसे फ्यूजन प्रोटीन्स Crohn's disease और ulcerative colitis जैसी सूजन वाली आंत की बीमारियों के इलाज में काम आते हैं। 8. Allergic conditions. Monoclonal antibodies such as omalizumab, Xolair are used to treat severe asthma and allergic rhinitis. और omalizumab, जिसका ब्रांड नाम Xolair है, गंभीर एस्मा और नाक की एलर्जी को कंट्रोल करने में मदद करती है। और अब एक बहुत ही ज़रूरी टिप, इस पर खास ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के लिए ये गोल्डन रूल है। Remember, MAB suffix usually means monoclonal antibody. हमेशा याद रखें, अगर किसी दवाई के नाम के आखिर में मैब आता है, जैसे कि ट्रस्टुजुमैब, एडिलिमुमैब, ओक्रेजिलिजुमैब, तो इसका आम तौर पर मतलब होता है कि वो दवाई एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ये छोटी सी ट्रिक एग्जाम में कई सवालों के जवाब पहचानने में आपकी बहुत मदद करेगी। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर 13 बायोलॉजिकल्स पूरा होता है। आइए एक झलक में देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। डेफिनेशन, हमने बायोलॉजिकल्स की परिभाषा को समझा। सोर्सेज, हमने जाना कि ये किन किन स्रोतों से मिलते हैं। प्रोडक्शन स्टेप्स, हमने इनके उत्पादन के सभी 6 कदम एक एक करके देखे। टाइप्स, हमने बायोलॉजिकल्स के 8 अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़ा। इंडिकेशंस, और हमने जाना कि उनका इस्तेमाल किन किन बीमारियों में होता है।
याद रखिएगा, मैथ माइम वाला न्यूमोनिक और मैब सफिक्स वाली टिप को जरूर रिवाइज कीजिए, ये आपके बहुत काम आएगी। बायोलॉजिकल्स आने वाले समय की मेडिसिन है और इस चैप्टर को समझना आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले अध्याय तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।